अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, पाकिस्तान की सियासी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाकयात से जब कट्टर के अपोजिशन भी आपस में बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त नून लीग के जो सरबरा हैं, सदर थे, वो जेल के अंदर मौजूद थे, लेकिन वही कहीं ना कहीं मुज़ाकरात उस वक्त भी हो रहे थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक दूसरे के सख्त तरीन हरीफ समझे जाते थे, लेकिन मुज़ाकरात उस दौर में भी होते थे। मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। आजकल भी मुज़ाकरात की बाज़गश सुनाई दे रही है, लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, लगता ऐसा नहीं है कि जनाब बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। क्योंकि अगर मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, किसी भी चीज पर टेबल टॉक हो रही होती है, तो दोनों जानिब से जो अल्फाजों का चुनाव होता है, जो लहजा होता है, वो नरम होता है, वो एहतियात का मुजाहरा किया जाता है। लेकिन आज भी मैं देख रहा था टीवी चैनल इस बात को कोट कर रहे थे कि बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है, और ऑब्वियसली वो जब भी पेशी पर मामला होता है या दीगर मामलात होते हैं या किसी से मुलाकात होती है, उनकी गुफ्तगू जो होती है वो फिर बाद में टीवी चैनल्स पर या अखबारात में कोट हो रही होती है। उन्होंने जनाब कहा है कि इस तरह से मामलात नहीं चल सकते जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनाब अदलिया को जेरे असर लाने की कोशिश की जा रही है। अब अदलिया को जेरे असर कौन ला रहा है? इससे पहले बात ये होती थी कि जनाब मुज़ाकरात करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जब मुज़ाकरात करने की बात आती तो कहते हैं कि जनाब ये जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं, ये अपने वोटों से तो आई नहीं है, तो मुज़ाकरात इनके साथ कैसे हो सकते हैं? फिर पूछा जाता है कि जनाब फिर मुज़ाकरात किससे होने? तो उन्होंने कहा जनाब मुक्तदर हलकों से होने, और जब फिर मुक्तदर हलकों से बात फिर सियासी जमात की तरफ आ जाती है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा तकरीबन 7 बजे के करीब एक मीडिया टॉक हो रही थी अपोजिशन रहनुमाओं की। लतीफ खोसा, असद कैसर, रऊफ हसनी, तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पर मौजूद थे। 8 सितंबर का जो जलसा है बड़ी अहमियत ये इख्तियार कर चुका है। उसकी अहमियत यह कि जनाब इससे पहले 6 जलसे अनाउंस किए गए, 6 के 6 जलसे कैंसिल किए गए। एक जलसा तो जिस दिन जलसा होना था उसकी सुबह ही कैंसिल कर दिया गया था, कारकुनान पहुंच चुके थे, लेकिन लतीफ खोसा साहब ने कहा कि नहीं जनाब अब तो ये अटल है, ये जलसा होके रहेगा। उन्होंने क्या कहा जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 8 सितंबर को अटल है, अटल है। 8 सितंबर को इंशाअल्लाह ये जलसा होगा। पाकिस्तान सारा देखेगा कि ये जलसा कैसे होता है। अच्छा जनाब, ये आपने लतीफ खोसा की गुफ्तगू मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि अब तारीख देखेगी, पाकिस्तानी अवाम देखेगी कि जनाब 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है। अब इस तरह की बातें, इस तरह का लबो लहजा क्या इस तरफ निशानदही करता है कि वाकई में मुज़ाकरात हो रहे हैं? और फिर एक अहम सवाल यह है कि अपोजिशन यूनाइटेड क्यों नहीं है? हमारे पास कल राशिद सुमरो साहब भी जेयूआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ दीगर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब भी जेयूआई के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हम बेशतर उनसे सवालात करते रहते हैं कि यूनाइटेड क्यों नहीं है? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ आपके उनसे भी इख्तलाफ अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे मौजूद हैं। और हुकूमत में नून लीग और पीपल्स पार्टी कमोबेश इस सारे मामले में एक ही पेज पर नजर आती है कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी है, हुकूमत चलेगी, अपोजिशन को मौका नहीं देना है, चांस नहीं देना, या मुज़ाकरात होने या नहीं होने। इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तारुफ है, मोहम्मद अली सरफराज किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब सरफराज साहब, अस्सलामु अलैकुम, हुजूर वाला, क्या हाल है? खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का जी, वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ जुल्फ़िकार अली बाबर साहब ने ज्वाइन किया है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली हमेशा आइन की बात करती है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून ये बात कर रही है कि स्टेक होल्डर ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे बात कैसे की जाए? तो अगर ये डेडलॉक है तो ये मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे? और मीनवाइल आगे चल के सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे उस्तादों में से एक हैं राना मुबश्शिर साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज सरफराज साहब आपसे। हुजूर वाला सर, ये बताइएगा, ये अटल वाली बात से मैं आता हूं। पहले ये उन्होंने कहा है कि जनाब लतीफ खोसा ने कि अटल है 8 सितंबर का जलसा। आर यू डेट मच कॉन्फिडेंट कि अब ये जलसा होगा, या किसी की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि चले कर लें जलसा, कोई मसला नहीं? नहीं जी, बिल्कुल जलसा होगा 8 तारीख का। पिछला जलसा जो हम तो देखें, खान साहब हमारे लीडर हैं पीटीआई के, तो एक खान साहब की जमात है, खान साहब के हुक्म के मुताबिक ही हर चीज होती है। पिछली दफा जो भी जब डिसीजन आया खान साहब ने बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो उन्होंने कहा कि जी इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, गवर्नमेंट ने उनको एश्योरेंसेस दी। व्हाट वर द सर्टेन रीजंस सर?
सर वो तो जो बताई गई ऑब्वियसली, देखें मैं तो अब जेल में तो नहीं जाता ना खान साहब से मिलने, हमें तो मिलने नहीं जाता। और जो उनकी जो रीजन हमें बताई गई थी वो यही थी कि रिलीजियस जमातों का उस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में वो भी इकट्ठी हुई हुई थी, कोई ऐसी चीज ना हो। और हम तो डरते हैं ना वैसे ही कि कोई भी बहाना बना कि एक नया 9 महीना ना कर दिया जाए, खुदा ना खास्ता जिस चीज के साथ हमारा ताल्लुक वास्ता ना हो, ऐसे ही मौके का फायदा उठाते हुए एक नया एपिसोड हो जाए, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए जिसके लिए हमारे कारकुनान को और पाकिस्तान की आवाम को इन जनरल, जो जलसे के शुरका हो, गरीब अपने घरों से नहा धो के जलसा अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो वापसी पे कहीं 2-4 साल के लिए जेल ही ना चले जाए। तो ये डर तो लगता है। तो इस किस्म की सिचुएशंस को पॉलिटिकली अवॉइड कर लेना चाहिए जब इस किस्म का मिन तरला भी हो रहा हो। अब आपको लग रहा है ऐसा कोई खतरा है नहीं, मतलब 8 सितंबर को वो सारे खतरात खत्म हो? ऑब्वियसली ऐसा, देखिए जी, पीटीआई को तो अपने जलसों में कभी भी ऐसा खतरा रहा ही नहीं। हमने तो हमने कोई एक जलसा किया है, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बड़े जलसे पीटीआई के हैं। बाकी जमातों के जलसे तो चलो 2-4-5 हजार बंदा इकट्ठा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पीटीआई हैज ऑलवेज डन लैंडमार्क जलसास, लाखों की तादाद के, मिलियन के जलसे, 2-2 मिलियन के जलसे, वो उन जलसों ने तो और रिकॉर्ड जलसे, और एक साल में 365 दिनों के साल में को 300 जलसे। इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए, क्यों करना चाहते हैं जलसा? अगर आपको प्रिसाइजली पूछूं कि क्या मतलब आप क्या इंपैक्ट शो करना चाह रहे हैं? जी, इंपैक्ट ये शो करना चाहते हैं कि इस निजाम को, ये जो निजाम इस वक्त चल रहा है, ये जो पार्लियामान है जिसको फॉर्म 47 वालों को ला के यहाँ बिठाया गया, अब जलसे के अलावा हमारे पास और है क्या? पीसफुल प्रोटेस्ट हर जमात का, सियासी जमात का हक है। और पूरी अवाम पाकिस्तान की इस वक्त नफरत करती है इस हुकूमत से जो इन्होंने उनके साथ किया है। इस बहाने ला के बिठा दिया गया कि बड़ी इकोनॉमी डूब रही है जी, खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया है, कहानी तो ये सुनाई गई थी। और ये जैसे ही हुकूमत आई है, लोगों के बच्चे मारने के अलावा इसने कुछ किया ही नहीं। अब आज कोई शख्स अपना महीने का बिजली का बिल दे दे, आज 9.5% इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 9.5% इन्फ्लेशन कैसे आई है। वो इस तरह से आई है कि बिजली का बिल देने के बाद किसी की जेब में कोई पैसे बचते ही नहीं, कि कोई आलू ले ले, टमाटर ले ले, टिंडे ले ले, कोई कपड़ा ले ले, बाजारों में सामान पड़ा सड़ रहा है। सर ये तो बड़ा एक दर्दनाक किस्म का टॉपिक हो जाएगा। मैं करूंगा इसमें जरा डिटेल बात, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप बिजली का बिल भर रहे हैं तो उसके बाद फिर आपको खाने के लिए पीछे कुछ बचता नहीं है। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, आप या तो अपने बच्चों का पेट पालें या अपने माँ बाप के लिए मेडिसिन खरीद सकते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। बिल्कुल। अब ये सारी सिचुएशन के बीच में अब हुकूमत को पता है कि जी ये लोग जब सड़कों पे आएंगे, एक तो हम जाली तरीके से बैठे हुए हैं, अब पब्लिक सड़क पे आएगी तो ये बात साबित हो जाएगी कि 8 फरवरी को पीटीआई को सारे पाकिस्तान ने वोट डाले और 2 नंबर हुकूमत लाके वहां बिठा दी गई, जो कि अनइलेक्टेड लोग हैं, सारे असेंबली भर के बैठे हैं। अब अगर लोग बाहर निकल आएंगे और वो पब्लिक शो हो जाएगा, अपने आप एक साइन ही बताना होता है ना, लोगों की का व्यू बताना होता है। जब सारा पाकिस्तान बाहर निकलेगा, जो कि निकलेगा, पिछली दफा भी निकला था, तो ऑब्वियसली ये चीज साबित हो जाएगी कि वहां इस हुकूमत पे लोगों को एतमाद नहीं है। एतमाद क्या, लोग मैं बदर साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन लेट मी करेक्ट यू सर, जो मेरा थोड़ा सा 16 साल का जर्नलिज्म का कैरियर है, ज्यादा बड़ा कैरियर तो है नहीं, लेकिन इसमें एक जर्नलिस्ट के तालिब इल्म की हैसियत से मैंने जितनी चीजें सीखी हैं सर, जलसों से ना हुकूमत आती है ना हुकूमत जाती है। आप इम्पैक्ट तो शो कर देते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट के थ्रू ही या तो तब्दीली ला सकते हैं या वोट के थ्रू ही तब्दीली ला सकते हैं। सर देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंट के थ्रू तब्दीली इस वक्त लाना एक सेपरेट चीज है। जलसों से बहुत इंपैक्ट होता है, पब्लिक प्रेशर होता है। इंटरनेशनल वर्ल्ड भी देखती है आपके मुल्क के जो लोग इक्तदार में बैठे हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर लो होता है। उनको पता लगता है जब लोग बाहर निकल के उनको कहते हैं हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो और अपने घरों को जाओ, और जो इलेक्शन जीते हैं उनको लाके असेंबली में बिठाओ, जो जिन्होंने हमसे वोट लिए हैं। इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, आपकी हाई कोर्ट के फैसलों की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हमारा जलसा करने का, पब्लिक प्रेशर क्रिएट करने का एक वजह है ना, उसमें हमारी कुछ डिमांड्स हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के ये डिमांड करेंगे तो डिमांड को तकवीयत तो मिलेगी ना कि खान साहब की रिहाई करो। वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी है सर, मैं इसको ना थोड़ा सा आपको काउंटर सेंस में करना चाहूंगा। अली सरफराज साहब, जिसकी हुकूमत होती है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस तरीके से माजी में देखा है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। आप लोगों को भी कहा गया था कि जनाब आप नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग करवाएं, आप लोगों ने भी सर नहीं करवाई थी, आप लोगों ने भी एक रूलिंग पास कर दी थी, उसके बाद फिर वो भी चले गए थे। अच्छा सर, मैं यहीं से आपकी तरफ वापस आता हूँ, बदर साहब भी है ना सर, वेट कर रहे हैं। कोई रेट्रोस्पेक्टिव कोई कानून नहीं बनाया गया था, पार्लियामान अपनी हुदूद में रहे। मैं पार्लियामान से बिलोंग करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपको कि आप वोटिंग करवाएं, आपने सर कॉल ऑफ करवा दिया, पूरा पार्लियामेंट ही कॉल ऑफ करवा दिया। ये भी तो हुआ ना सर, आप लोगों ने भी कहा उसको, फिर उस चीज को रिगार्ड किया था। फिर ऑब्वियसली आपको याद होगा वो मनाजिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर, शहबाज गिल साहब दीवाना वार मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और मोहम्मद जुबैर साहब अंदर जा रहे थे।
बजे अदालत याद होगा आपको, हरकत में आया था, अदालतों के कमरों की सफाइयां हुई थी, हमारे ऑनरेबल जजेस आए थे, उन्होंने वर्डिक्ट्स दिए थे, और एक ग्रेसफुल आदमी जिसका नाम इमरान खान है अपनी एक अदर लाल रंग की डायरी लेके वहां से आराम से चला गया था। अब यहाँ अदालत खुलती है, अदालत एक फैसला देती है, पार्लियामान सारी उल्टी सीधी सर के बल खड़ी हो जाती है, वो कहती है ऐसी की तैसी। फैसला आने के बाद अब आपको बात तो सारी नीयत की है ना, अदालत के अगर आपने कोई कानून साजी करनी है तो पहले करें, पहले सोए हुए हैं। जब आपको अच्छा वो कानून साजी है ऐसे नहीं है, वो कानून है, उसको इंप्लीमेंट किया। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूं सर, सरफराज साहब, बदर साहब काफी देर से वेट कर रहा है। बदर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि अभी ब्लड प्रेशर ना हुकूमत का थोड़ा अप एंड डाउन होगा अगर हम जलसा करेंगे, तो ऐसे तो कोई मसला नहीं होगा ना, अगर क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो माइंड सेट है वो कुछ इसी तरह का है कि आप करें जनाब, एहतजाज करना है। आपके दौर के अंदर आपको याद होगा तारुल कादरी साहब ने भी सर्दियों में जब बारिश हो रही थी, ठीक ठाक दिसंबर की सर्दी ने धरना भी दिया था, आप लोगों ने उनसे भी मुज़ाकरात किए थे। लेकिन नून लीग का माइंड सेट थोड़ा डिफरेंट है, वो अपने अपोजिशन को इस तरह से जलसे जुलूस करने की या ताकत का मुजाहरा करने की उस तरह से इजाजत नहीं देती जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है। तो आपके दरमियान, यानी आप और नून लीग के दरमियान इस बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। हुकुम सर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत क्लियर है इस मामले में। वो समझती है कि जलसे जुलूस करना पाकिस्तान और जमहूरियत, आइन और जमहूरी हक है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, और इसको पीपल्स पार्टी तो समझती है कि जलसे जुलूस करने चाहिए। पीपल्स पार्टी खुद भी करती है और इस बात पे भी यकीन रखती है कि किसी को इस आज़ादी राय से या इस किस्म के आईनी और जमहूरी हक से रोकना नहीं चाहिए। सही है। लेकिन सवाल जो आपने सवाल किया कि नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, लेकिन नून लीग का तो मुझे पता नहीं है। पीपल्स पार्टी को कोई किसी जलसे जुलूस से प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी किसी लीडरशिप को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल अगर कोई करना चाहे। ये तो अब हुकूमत ने देखना है कि वो क्या स्टेप्स लेती है, क्या मामलात करती है। असल चीज ये है कि जलसे जुलूस करने से मामलात का हल नहीं निकलना। असल चीज मामलात का हल तभी निकलना है, आप इम्पैक्ट क्रिएट कर दें, लोगों को इकट्ठा कर दें, सारा कुछ। एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठ के ही मामलात करने पड़ते हैं। आप सिचुएशन को थोड़ा हीट अप तो करते हैं ना। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब महंगाई मार्च लेके कराची से निकले थे, उसके बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया था, लेकिन हीट अप की गई थी सिचुएशन, और अपोजिशन तो वैसे ही सूरत हाल को थोड़ा हीट अप करती है। देखिए जो नंबर्स थे ना उस टाइम पे, और नंबर्स जो थे ना, मेंबर्स पार्लियामेंट के नंबर्स हमारे पास लॉन्ग मार्च करने से पहले ही पूरे थे। और कुछ मीटिंग्स के अंदर मैं भी बैठा था जहाँ पे आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब थे, और मौलाना साहब बहुत पुश कर रहे थे कि हमें लॉन्ग मार्च करने से पहले ही जो है वो तहरीक एतमाद दायर कर देनी चाहिए। वो तो आपको भी कह रहे थे सिंध असेंबली भी आप लोगों को लपेट देनी चाहिए, मतलब आपको इस्तीफे दे देने चाहिए। लेकिन इस पे बिलावल साहब ने कहा कि नहीं, लॉन्ग मार्च मैंने अनाउंस की हुई है और मैंने उसकी तैयारी की हुई है, लॉन्ग मार्च मैं करूंगा, और जिस दिन वो इस्लामाबाद एंटर होगी उस दिन हम ये फाइल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है उसको दायर करेंगे। और इसी तरह हुआ। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हमने किया, वो एक पब्लिकली आपने माइलेज लेनी थी, आपने लोगों को बताना था कि महंगाई हो रही है, चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, और एक्चुअली में भी नहीं हो रही थी उस टाइम पे हुकूमत से, क्योंकि इकोनॉमिक सूरत बहुत खराब थी, महंगाई बढ़ रही थी, चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वैसे कंट्रोल में आपको लगता है कि उस वक्त महंगाई ज्यादा थी, इकोनॉमी काफी ज्यादा खराब थी जब बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेके निकले थे? अब क्योंकि आपकी हुकूमत है, और अभी हुकूमत अगर चले आपकी नहीं है तो आप उनके इत्तेहादी हैं, और इससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें भी सर आप लोग कैबिनेट मेंबर्स में तो थे। आपको लगता है कि उसके बाद जब आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की थी उसके बाद सूरत हाल में बेहतरी आ गई? नहीं, सूरत हाल खराब हुई, बहुत ज्यादा खराब हुई, और ऐसी सूरत हाल हुई कि हमें उसका पॉलिटिकल डैमेज पे करना पड़ा। पीपल्स पार्टी को भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, बाकी चीजें कंट्रोल नहीं हुई, आपकी इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत खराब थी, गवर्नेंस खराब थी, आपके अंदर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और फिर उसके बाद ये चीजें चलती रहीं, और बहुत सारी पार्टीज और लोग ये समझते थे कि इलेक्शन फौरी करवाने चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझते थे नहीं करवाने चाहिए। तो बहरहाल कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के
वो चीजें प्रोलॉन्ग होती रही, फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ गया, उनसे भी चीजें हैंडल नहीं हुई। अब ये नई गवर्नमेंट आई है, ये सिर्फ PMLN इसको की डिसीजन मेकिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट जरूर किया हुआ है, लेकिन इसकी प्योर डिसीजन मेकिंग जो है वैसे बदर साहब, ये दिलचस्प मामलात पर आप लोग हैं। वैसे मैं इसको जरूर मेंशन करूंगा कि आप लोग हुकूमत में हैं भी और कहते हैं हम हैं भी नहीं, मतलब हम डिसीजन में नहीं भी हैं। अब देखिए सदर आपका है सर बदर साहब सदर आपका है, 2 गवर्नर आपके हैं, स्पीकर सेनेट आपके हैं सर। इतनी बड़ी बड़ी सदर के पास कोई पावर है ना, गवर्नर्स के पास कोई पावर है, चेयरमैन सेनेट के पास कोई पावर है। तो फिर ये पूछते भी नहीं रखते, आप कहते हैं मैं अपोजिशन में बैठ जाता हूं, पर क्यों आप लोग हुकूमत में क्यों बैठे जब आपको लगता है कि ये सारी चीजें देखिए आपने आपने सर देखे ना, आप बदर साहब आपने एक पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की है, जो आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। और ये अक्सर लोग कहते हैं, कायरा साहब भी हमारे शो के अंदर थे, वो भी कह रहे थे कि हमने पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की है। जब हमने PDM की हुकूमत जब बनी थी तो हमें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो फिर अब जो सूरत हाल है उसमें आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे क्यों रखे हुए हैं? देखिए, हमारे वोटों के साथ ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है। ये एक पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ने ये समझा कि अगर हम वोट नहीं देंगे किसी पार्टी को, क्योंकि हमारे से ज्यादा वोट लिए थे PTI और PMLN ने, तो दोनों में से कोई एक पार्टी थी जो हमें कहती कि हमें वोट दें, तो हमने उसको वोट देना था, सोचना था, हिकमत अमली बनानी थी। हमें PTI ने हमारे से वोट मांगे नहीं और PMLN ने सपोर्ट मांगी और फिर उसके ऊपर सोच विचार करके उसको वोट PTI दिया। सपोर्ट मांगती तो आप कहते थे हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, हम PTI के साथ जाने को तैयार है। उस टाइम पे सोचा जा सकता था ना, कोई हतमी बात नहीं है कि उनको जरूर वोट देते, लेकिन सोचा जा सकता था। अच्छा, सोचा जा सकता था, तो मांगे ही नहीं। सोचा जा सकता था, तो मांगा ही नहीं। ये आपकी राय है, ये पार्टी के अंदर ये राय है? देखिए, मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं कि जब आपसे कोई सपोर्ट मांगता है तो आप उसको सपोर्ट देने से पहले अपनी हिकमत अमली और आप उसकी कंसिडरेशन के ऊपर गौर फिक्र जरूर करते हैं कि वो उन्होंने आपसे सपोर्ट मांगी है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रॉन्स एंड कॉन्स। अच्छा, अगर आप सपोर्ट मांगती है PTI, फिर मैं PTI का मौके भी लूंगा अली साहब से। तो कायरा साहब ने एक दफा शो के अंदर मेरे बोला था, मैंने कहा था उनसे कि सर PTI अगर मुज़ाकरात करती है आपसे, तो उन्होंने कहा आप सलमान साहब आप जो है ना इस चीज को कंफर्मेशन करा लें कि PTI हमें से बात करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो फिर हम सोचते हैं कि बात करनी चाहिए नहीं करनी। इट्स नॉट द नो नॉट द यस, लेकिन दोनों चीजें उन्होंने कह दी थी। तो क्या पीपल्स पार्टी बात करेगी PTI से? अगर PTI कहती है जब मौलाना साहब से बात कर सकते हैं तो पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं करेंगी PTI? देखिए, बात सिर्फ PTI का पीपल्स पार्टी से बात करना या ना करना मैटर नहीं करता। बात उनको तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, उन सबके साथ बातचीत करके आप जिसको हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो स्टेक होल्डर नहीं मानते इनको, वो तो कहते हैं जनाब ये तो पार्टी नहीं है। अता तारड़ साहब कहते हैं इनको तो बैंड करना चाहिए। आप कैसे बात करेंगे? देखिए, अता तारड़ साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके पर्सपेक्टिव की। इसी तरह PTI का भी अपना पर्सपेक्टिव है, हम उनकी भी बात सुनते हैं, इसमें सुनने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने मौके पे अगर कायम रहे तो बातचीत आगे नहीं चलेगी। तो दोनों को सियासी लचक दिखानी चाहिए और बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, आपकी तरफ आता हूं सर। अपनी जिद पे रहेंगे तो मामलात किसी तरह लगेंगे नहीं। ये बात तो हकीकत है, अगर इफ यू आर स्टबर्न आप सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। सर फराज साहब देखिए, एक बात तो इस बात को एक्सेप्ट करें ना सर, आप सबसे बड़ी बात ये PTI इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती और उसके बाद शायद सूरत हाल वाज़े नहीं होती। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन निकला था, कई फुटेजेस ऐसी मौजूद हैं सर, मैं यहां पर नाम भी ले सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको बिलवास्ता या बिला वास्ता जो भी मैटर हो, मैं क्योंकि ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उन्होंने हंगामा आराई की थी। अब खान साहब का एक मौकिफ है, एक कारकुन भी अगर किसी तरह की हंगामा आराई अमनी फैलाते हुए मुलविस पाया गया तो आई विल अपोलोजाइज, मैं माफी मांग लूंगा। तो सर एक बात बताइए ना, अगर माफी मांगने से सूरत हाल क्लियर होती है, एक पाकिस्तानी अवाम के लिए सियासी सूरत हाल बेहतर होती है, तो व्हाट्स द इशू सर? सर सबसे पहली बात तो यह कि मेरा भाई सारा आधा प्रोग्राम का टाइम ले गया। मैं वैसे आपके में आगे आपके प्रोग्राम सर बहुत टाइम है, आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए बहुत टाइम निकालेंगे। बात कर रहा था तो सर हमने तो बोला भी नहीं। अच्छा ये बात है, वैसे पीपल्स पार्टी नहीं नाराज होती यार। मेरी गाल तो सुन लो।
मैं तो पहले सलाम भेजना चाहता हूँ। वी आर टॉकिंग आफ्टर मेनी इयर्स, वी आर फेलोज, मेरा यार है ये पुराना। अरे और आज मेरा ख्याल है को हक सच की बात, चले 2 यारों को मिला दिया सर हमने आज। हुकुम सर, सरफराज साहब। अच्छा भाईजान, गुजारिश ये है, हाँ, मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है ये जो भाई बैठा हुआ है। मैं ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली, बिकॉज ऑफ द ओल्ड रिलेशंस आल्सो। भाईजान बात सिंपल इतनी है कि पीपल्स पार्टी बोलती है झूठ, बेशक मेरे भाई से बुलवा लें वो। पीपल्स पार्टी और पीडी और ये जो PDM 1 थी ना, ये सारी मिलीभगत थी, इन्होंने हुकूमत की, ये सारी कोalition ये आज की नहीं बनी हुई। PTI ने इनसे जाके क्यों मांगनी थी मदद? PTI गवर्नमेंट क्यों, एक जमात जिसका क्लेम है, और क्लेम क्या, हमारी हर अदालत में हमारी इलेक्शन पिटीशंस के ढेर लगे हुए हैं। हम तो पूरे मुल्क के अंदर हम तो 2/3 क्या 3/4 मेजोरिटी एज ए सिंगल पार्टी लेके जीते हुए हैं इलेक्शन। हमारा तो पंगा पड़ा हुआ है नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। हमने तो इलेक्शन ही इस बेसिस पर लड़ा है, जो खान साहब की फिलॉसफी थी, जो कि पूरा पाकिस्तान मांगता है कि इन 2 जमातों ने पिछले 40 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वैसे हमारे पे मुसल्लत जरूर हुए इंटरनेट, कुछ ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम इनको कहते हैं, इनको ला के बिठा दिया गया इस प्रीटेक्स्ट पे कि जी खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, हम सुधारने आ रहे हैं। इन्होंने तकरीबन मुका ही छोड़ा, सुधारना तो चले दूर की बात थी। दुनिया इस वक्त मर रही है और ये सारे 9 मई कर रहे हैं। 9 मई की फुटेजेस नहीं है, बार बार कहा गया कि 9 मई के, और जब खान साहब ने और आप कहते थे अपोलोजाइज कर लें, बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी मुनासिब बात है कि जहां जब गुनाह को साबित होगा तो भाई माफी भी मांग लेंगे। मारे हमें पड़े सर, मैं कुछ और बात कर रहा हूं सरफराज साहब, मैं कुछ और बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं इफ, मैंने एक सिचुएशन आपके सामने रखी, इफ अगर आपको लगता है, देखिए मुज़ाकरात में, मुज़ाकरात का मतलब होता है कुछ लो कुछ दो। अगर आप कुछ मांग रहे हैं तो आप कहते हैं ठीक है चले, अगर हमसे हो गई ये गलती कोई बात नहीं यार, हमें माफ करें, आगे बढ़ते हैं, लेट्स। तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं सर मेरी बात सुने, माफी वो मांगे जिसका गुनाह हो, जिसने बर्बाद किया हो इस मुल्क को, इस मुल्क के निजाम को, जिसने बेंड करके कौमी असेंबली के अंदर बैठ के सुप्रीम कोर्ट की फनाई फेरी हो, उनके फैसलों को सैबोटाज किया हो, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बैठ के कानून बनाए हो। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए तो उसके बाद बैठ के मजाक उड़ाया हो उस फैसले का, और वहां बैठ के कहा हो कि जी हम ये जो नया कानून बना रहे हैं ये 10 साल पीछे से जाके लागू होगा। माफी वो मांगे लोगों से, माफी वो मांगे अवाम से, माफी वो मांगे अपने अदालती निजाम से। हमने किस बात की माफी मांगनी है? थप्पड़ खाने की, मारे खाने की, अपने घरों पे 200 रेड्स करवाने की, 1.5 साल अपने बीवी बच्चों से दूर रह के, रूपोच रह के इलेक्शन लड़ना। वो तो अल्लाह का भला करे, इस कौम का जो इमरान खान से मोहब्बत करती थी उसके साथ ऐसे खड़ी थी। हमने तो इलेक्शन लड़ने के लिए, इन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया। वे फॉरवर्ड क्या होगा सर? वो तो बात आपकी समझ में आ गई सर, क्योंकि देखिए ये तो जज्बाती गुफ्तगू है ना। वे फॉरवर्ड क्या है, प्रैक्टिकल क्या है? सर देखें मेरी बात सुनिए, अब तो डेडलॉक है, और डेडलॉक तो जिसका गुनाह है दे हैव टू, जिन्होंने भी इनको ला के बिठाया है, ये जिस वो समझते हैं आपका गुनाह है, आप समझते हैं उनका गुनाह है, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है सर? सरफराज साहब, वे फॉरवर्ड सिर्फ रियलाइजेशन ही है। पाकिस्तान की फर्दर तबाही से पहले ये लोग अब रुक जाएं। इन्होंने बहुत ज्यादा इस बात को का तमाशा लगा लिया कि पाकिस्तान को हम सुधारने आ रहे थे, पाकिस्तान इनसे कोई नहीं सुधरा, अवाम बाहर मर रही है। दे हैव टू रियलाइज बलूचिस्तान के हाथ से बाहर जा रहे हैं, हुकूमत की रेट बिल्कुल कोई नहीं है। इस्लामाबाद में 2000 कंटेनर लगा के हर सड़क बंद इन्होंने की भी है, ये लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, जो कि एक जमहूरी हक है। ये मेरा भाई यहाँ बैठा है, यहाँ पे अश्योर करे, और अपनी कोalition गवर्नमेंट ये उनके साथ हैंड्स इन ग्लव्स हैं। नून लीग और PTI एक ही थाली के चटे बटे हैं, ये इनकी हर चीज एक दूसरे के साथ है। ये तो सियाने है ना, इन्होंने सदारत ले ली, गवर्नरी ले ली, कल को खुदा न खास्ता ये अकलमंद लोग हैं, इन्होंने पक्की सीटें ली हैं, जहां पक्की सीटों पे बैठे रहे आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे। इनको क्या जरूरत पड़ी है प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के हुकूमत को चलाने की? प्रेसिडेंसी के अंदर बैठ के आराम से एंजॉय करें, गालियां समझे। और जहां सारा पाकिस्तान जब नून लीग को गालियां दे तो ये भी चुप करके अपने मुंह पे कपड़ा लपेट के साथ मिलकर नून लीग को गालियां देना शुरू कर दे। हर कानून साथी में उनका हिस्सा है। सूरत हाल काफी खराब है। कायरा साहब ने मेरे शो के अंदर एडमिट किया कि हाँ बिल्कुल काफी सूरत हाल डिस्टर्ब है। अब तो देखिए इनके पास तो भागने का रास्ता ही कोई नहीं है, हर चीज एडमिट कर रहे हैं। किस तरह ब्लेटेंटली कह सकते हैं कि मुल्क के अंदर बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं, सारा मुल्क पर बात किया, मानना तो पड़ना है, लेकिन मानने के बाद भी कोई एक्शन नहीं है, कोई रिट्रीट करने का प्रोग्राम नहीं है, कोई शर्म खाने का प्रोग्राम नहीं है कि जो हमने इस मुल्क के साथ कर छोड़ा। अब इतना बुरा एक एक्सपेरिमेंट हो गया है, और जिन्होंने इनको सपोर्ट भी किया उनको भी सोचने की जरूरत है कि भाई ये ब्लंडर क्या मार दिया। मैं आपके चार्जशीट का जवाब ले लूं आप ही के दोस्त से, अगर आप इजाजत दें तो। Just give me 1 minute. ये जो PDM 2 थी is not a blunder, this is a mega blunder.
आपने पॉपुलर तरीन पाकिस्तान के आदमी को रोकने के लिए उस पर 200-250 पर्चे दिए जाली। आज तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ, एक केस से फारिग होता है, दूसरे केस में सजा हो जाती है। ये मजाक सारी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनली एंड लोकली, सबको इस मामले का पता है। और ये ब्लंडर होता अगर एक पॉपुलर आदमी को हुकूमत बनाने से रोका जाता। मेगा ब्लंडर उसको कहते हैं जब पॉपुलर आदमी को रोका जाता है और चोरों को लाके बिठाया जाता है। ये डबल जेपडी है। और ये तकलीफ अब कौम को इस तरह से फील हो रही है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह अजीम किया था जिसकी उनको सजा मिल रही है। ये पूरे पाकिस्तान के हर बच्चे को सजा है जो PDM 2 की गवर्नमेंट ऊपर बैठी है। ये जितने मर्जी मदारियों वाले काम करते रहे, जितना मर्जी ये इस हुकूमत को डिसोन करते रहे, मौजें पूरी लेनी है, खजूरें सारी खानी है, गुठलियां निकाल के फेंकी जानी है। ये तमाशा इनको कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं ना, ये देखें कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं ना सर। कैबिनेट तमाम चीजों का जिम्मेदार होती है, फैसले लेने की जिम्मेदार होती है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल होदों की खाली बात नहीं है, सारी कानून साजियां जो नाजायज हो रही हैं, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की जा रही है, हर फैसले के अंदर ये उनके साथ खड़े हैं। इन्होंने उनके साथ मिलकर हर कानून पास किया, हर जगह इन्होंने हाथ खड़े किए हैं, इन्होंने जाके अलायंसेस बनाए हैं, इन्होंने और वोट जोड़ के किए हैं। सारा कुछ कॉमन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे लेने वाली पीपल्स पार्टी इज अ स्मार्ट पार्टी। आसिफ अली जरदारी साहब को मैं बहुत बेहतर सियासतदान जानता हूं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। बड़ा जीरक आदमी है, बड़ा अकलमंद आदमी है, लॉन्ग टर्म गेम देखता है। उसने बड़े संगीन किस्म के इल्जामात आप पे लगा दिए कि आप खजूरें सारी खा रहे हैं, इल्जामात आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और जैसे सारे लोग नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं तो आप भी तनकीद कर रहे हैं सर। ये अली सरफराज को ना भूल गया है कि जिस टाइम पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और इनके अपने डिप्टी स्पीकर ने उसको टर्न डाउन किया था, और टर्न डाउन किया था, और फिर उसी चीज के बाद इमरान खान साहब ने असेंबली तोड़ दी थी, असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, और इन्हीं के प्रेसिडेंट ने उस एडवाइस के ऊपर साइन कर दिए थे। अब देखें कितनी फनी बात है कि ये किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के होते हुए वो असेंबली को डिसॉल्व कर रहा है और वो प्रेसिडेंट जो है उस एडवाइस को साइन कर रहा है। ये खान साहब की जो बात कर रहे हैं, मेरे भाई अली सरफराज को शायद पता नहीं है कि ये जो 2018 में जिस तरीके से खान साहब को ब्लंडर करके लेके आए थे ना जो लोग, जो ताकतें, ये चाहते हैं कि उसी तरीके से इनको दोबारा लेके आया जाए। खान उसी लिए वापस आना चाहता है और जिन ताकतों से बात करना चाहता है अब वो समझदार हो गई हुई हैं। इनको एक्चुअली निकाला बाहर किया है क्योंकि ये 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम, जर्मनी जापान की सरहद, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी और साल के 12 मौसम लेके चले थे। और जब कशकोल उठा के ये गए हैं IMF के पास और वहां पे इनका जो रस्कू और सुकरात, इवन सरफराज साहब इसे एंजॉय इनका सुकरात जो है, सुकरात और अरस्तु इनके कैबिनेट के अंदर बैठे हुए जो खान को कहते थे कि हम कशकोल नहीं उठाएंगे और पाकिस्तान के अंदर से 50,000 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। पहले सर कहा तो आप लोगों ने भी था ना कि आप लोग बिजली की कीमतें कम कर देंगे सर, आप लोगों ने तो कहा था 300 यूनिट में कम कर देंगे। 8 महीने बाद कशकोल उठाए बगैर जब ये IMF के पास गए हैं और घुटने टेक के IMF ने मुर्गा बना के इनको, जब इनको सर ऐसा ना करें, इनसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करवाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम वो सारे के सारे मुर्गा बने हुए हैं। इन लोगों की इस अजियत की वजह से, वो सुकरात और अस्तु की वजह से, तो उन्होंने तो पूरी कौम को जो है वो बांध के ऐसा बांधा है उस IMF के साइन अंगूठे करके कि पूरी कौम जो है IMF की गिरवी पड़ी हुई है। और इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करके गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही ये क्या करके गए हैं। असल बात ये है कि इनको सिर्फ अदालतों का और बाकी चीजों का समझ आता है, इनको निजाम की समझ नहीं आती। अगर इनका लीडर इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला होता तो वो मैं की बजाय आपका के बात करते हैं। बदर साहब एक मिनट, बदर साहब एक मिनट, सरफराज साहब मैं तो समझ रहा था ये दोस्ती है, लेकिन ये तो बड़ी गहरी दोस्ती है। बड़ी गहरी दोस्ती है। मैं अपने भाई को कहूंगा भाई उन लोगों ना उन मेरा भाई पहली दफा उतर रहे ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान को संभालना, इमरान खान ने बेड़ा करके कंप्लीट तो करने देना। सरफराज साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। इस वक्त असेंबली में सारी कौम झोलियां उठा के उन रस्तुओं को बददुआएं दे रही है,
मैं कहता हूँ ये हुकूमत चलाएं, चला के दिखाएं। ये सारे रस्तू पीपल्स पार्टी नून लीग मिला के भी गरीब के पास चला रहे हैं ना। अच्छा मेरा पॉइंट ये भी है, एक मिनट बदल साहब, सरफराज भाई, सर वो तो चला रहे हैं ना, वो तो सिंध में भी चला रहे हैं, वो तो विभाग में भी चला रहे हैं, वो चले, वो अगर कैबिनेट का हिस्सा नहीं है तो वो चला रहे हैं। कहते हैं, अगर इसको चलाना कहते हैं तो इनको मुबारक को देखते हैं कितने के दिन चला लेते हैं। चलाने ये है, देखिए आप जो तब्दीली लाना चाह रहे हैं, देखिए अपोजिशन का काम होता है सिचुएशन को हीटअप करके रखना, और इतना हीटअप नहीं करना कि जनाब फिर कहते हैं खाना ही जल जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको हीटअप करके रखना होता है। इन पॉइंट ये है कि अब वो चेंज क्यों लाएंगे आपके लिए? सुन ले, खान साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई वीडियो दिखाओ। वो खान साहब को अपना भांजा नजर नहीं आता जो कोर कमांडर की पैंट उठा के बाहर लहरा रहा था? वो लगता है खान साहब का कोई सगा भांजा नहीं था, वो मतराया था कि खान को उसकी शक्ल याद नहीं। चलो मैं इसका जवाब ले लेता हूं, एक एक करके ले लेता हूं। सर बदर साहब आपके दोस्त से जवाब ले लेता हूं। सरफराज साहब देखें, पॉइंट तो है कि वीडियोस तो है ना। अब देखें, या तो आप ये बयान ना दें कि एक भी कारकुन होगा मुलविस तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर आपने कहा है तो सर फिर स्टिक ऑन दैट स्टेटमेंट ना। सर मेरी बात नदामत भी होनी चाहिए ना। सर बदर साहब मैं जवाब ले लूं, आपके दोस्त से जवाब ले लूं फिर आता। आग मुझे देखें हमने तो कहीं आग लगाते किसी कारकुन को नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। अगर वहां पे सड़क के ऊपर अगर इनका को मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले घुसे हुए थे, ये है बेनिफिशियरी ऑफ सिस्टम। ये आपने वैसे नया कट्टा खोल दिया। लीग वाले सारे मिली भगत से पूरे निजाम के साथ मिले हुए थे। ये अंदर घुसे, इन्होंने आग लगाई, इन्होंने पतलूने ला के सड़क पर रख दी। और किसी बच्चे ने अगर बाहर 1 मील दूर अगर किसी ने सड़क पे पड़ी हुई पतलून उठा भी ली, उसको आप बेवकूफी कहते हैं। आग लगाने अंदर कौन घुसा था? मैं 9 मई को एक जगह एहतजाज, सुने मैं आपको बताता हूँ। 9 मई को, भाई गुजारिश तो सुन लें, 9 मई को जब हमारे लीडर को, यार बात तो सुन ले। अच्छा बात तो सुन ले, सरफराज साहब की गुफ्तगू तो सुन लेना बदर साहब, मैं जाऊंगा फिर आप बड़ा तरीके से जवाब दीजिएगा, ठीक है जी सरफराज भाई। सर 9 मई को मैं एक जगह पे एहतजाज मैं भी कर रहा था, जहरी बात है, पीटीआई का कारकुन था, खान साहब को गिरफ्तार किया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक जगह चौक में हम भी बैठे थे। वहां पे 4 शगुफे, 4 बंदे एब्सोल्युटली अननोन वहां आके इंस्टिगेट करने लग पड़े, मुझे कहने लग पड़े कली साहब हमारे लीडर को पकड़ा गया। मैं को तेरा केड़ा लीडर भाई, खान साहब को पकड़ा है जी, आईएसआई के खुदा न खास्ता हमें आईएसआई के दफ्तर पे हमला करना चाहिए। मैंने वहां पे खड़े होकर उनको गालियां दी और मैंने कहा बेशर्मो तुम हो कौन। मैंने जाके माइक पकड़ के वहां खड़े होकर तकरीरें की, एक बिल्कुल रिमोट जगह पे हम बैठे थे कि ये इस तरह के शर पसंद हमारे मजमों में घुसाए जा रहे हैं, पीटीआई की ये ना रवायात हैं। हमने 15 साल हो गया हमें एहतजाज करते हुए, हमने कभी पता नहीं तोड़ा। इस किस्म का कोई बंदा मिले तो उसको थप्पड़ मारो, और इसके पीछे लग के कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। और एक बंदा वहां से नहीं हिला, ना हमारे ऊपर कोई दहशतगर्दी का अल्लाह का शुक्र है पर्चा हुआ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे कारकुन अपने लीडरों की बात सुनते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियोस हैं टीवी पे, चीख चीख के बेचारी थक गई बुढ़ी औरत, जिसको 1.5 साल से जलील किया हुआ है जेल के अंदर, कि कोई बंदा आगे नहीं जाएगा, कोई बंदा आगे नहीं जाएगा। बंदे पता नहीं कौन से थे जिन्होंने 15 साल की हिस्ट्री में आज तक पीटीआई का कोई मैंने वर्कर नहीं देखा जिसने अपने लीडर्स की बात न मैंने खुद वीडियोस देखी है सर, कारकुनान पुलिस के टैंक के सामने खड़े हुए सर बदतमीजी कर रहे हैं। सरफराज साहब ये ना कहना कि एक भी नहीं था, चले मैं ये कह रहा हूं सारे नहीं हो सकते हैं, एक भी ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बात सुने, मेरा एक सवाल है जो आज तक पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के क्यों नहीं रोका गया? 10 किलोमीटर दूर से अगर कोई बंदा चल रहा है, कोई भी हो, और अगर आपको शक हो, मैं अपने घर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ूं? मेरा चौकीदार क्यों छुट्टी चला जाए? एक सवाल है। तो भाई सिक्योरिटी भी तो कोई चीज होती है, चलो मान लो कि इस तरह की अगर आपको वैसे ही पता हो, कोई इंस्टिगेट करे ना करे। हम हर रोज टीवी पे ये बात सुनते हैं कि जब बड़े बड़े मजमे होते हैं, मजमे तो बड़े थे, इतने ज्यादा लोग होते हैं, कोई एक आदमी भी बीच में से बेगैरती कर दे या कोई गलती कर दे या इस तरह की कोई इंस्टिगेट कर दे तो आग लगने का खतरा होता है। ये तो पूरी दुनिया का कानून है। जब मॉब इकट्ठा हो, बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो, तो शरारत का खदशा तो होता है। उस वक्त सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है कि कम की जाती है, ये सवाल है। बदर साहब, सलमान साहब, लोग नहीं मानते। उस दिन अली सरफराज बाहर निकला हुआ था, मेरी इतला के मुताबिक भाभी ने इसको घर से निकलने नहीं दिया। ये गलत बात कर रहा है कि मैं निकला हुआ था, ये खान की मोहब्बत में सिर्फ कह रहा है कि मैं बाहर निकला हुआ था, इसको के वीडियो दिखाए।
कोई नहीं इसके बाहर नहीं निकला 9 मई को। मैं मान गए ये आपके बड़े गहरे दोस्त हैं। बदर साहब का बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हुए मुझे घर में घुसा दिया कि गलती से को मुझे ना पकड़ के ले जाए। और आपकी सिक्योरिटी का सोर्स भी बता दिया उन्होंने। घर पे था, ऐसे माइलेज लेने के लिए कर रहा है, मैं नहीं मानता। अच्छा, तो बदर साहब ये बात भी है कि कह रहे हैं वो फुटेजेस हैं, लेकर आ जाएं, जो है उनको आप सर दिखाए ना, अली सरफराज अपनी भी वीडियो दिखाए ना, कुछ फुटेज दिखाए ये बाहर निकला हुआ था। बाकी तो सारी कोर कमांडर के घर वाली, बाकी तो सारी टीवी पे ऑनलाइन मौजूद है। तो जिसने देखनी है वो देख के खुद ही निदामत और माफी मांग ले फिर। अच्छा, अगर ये वाला जो माफी में तकाज़े किए जा रहे हैं, माफी मांगे ना, चुप करके बैठे माफी मांगी। अच्छा सर, पॉइंट ये है ना, देखिए मैं सरफराज तू तो घर से नहीं निकला यार, तू वीडियो तो अपनी भेज पहले। मुझे दिलचस्प बात ये कि सरफराज साहब कह रहा है मैं निकला हूं और बदर साहब कह रहा है मैं निकला ही नहीं हूं। अली सरफराज को हमारी भाभी ने नहीं निकलने दिया। अच्छा, चले, थैंक यू फॉर द लव एंड अफेक्शन एंड द कंसर्न। अच्छा, चले, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो खैर लाइटर मूड में सारी चीजें चल रही थी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सर अगर मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली साहब आपने करने किससे मुज़ाकरात है? आपने पीपल्स पार्टी से करना है, आप 150 जमात उन पे लगाते हैं। आपने नून लीग से मुज़ाकरात करना है, आप 150 जमात उन पे लगाते हैं से करना चाहते हैं। और चलें सर, आप जो मर्जी कह लें, बात एक बड़ी सिंपल है। ये तो मैं नहीं कहता करना चाहते, पर जिससे भी करे उसका को मुंह मथा तो हो, को पता तो हो कि उसके पल्ले कोई शय है। अब ये गवर्नमेंट में तो है ना सर, गवर्नमेंट आप इतना फालतू टाइम है कि बैठा है अभी चौक में नेगोशिएशन करी जाए, बाद में पता लगे कि जिससे बात कर रहे थे वो बंदा ही सोया हुआ है, उसका पल्ले कुछ नहीं है, वो अपना सारा कुछ। तो फिर आप जेयूआई से क्यों बात कर रहे हैं सर? फिर जेयूआई के पल्ले क्या है सर? जेयूआई के पल्ले की तो बात ही नहीं है। जेयूआई और हमारी तो कंसिडरेशन इस वक्त और है। ये तो एक 2 नंबर कानून बनाना चाह रहे हैं नया, ये तो नया तक्का करना चाह रहे हैं। जेयूआई जो है 12 जुलाई वाले फैसले के खिलाफ आप कह रहे हैं। बात तो सुन लें, नहीं वो जेयूआई तो खुद कह रही है ना कि बड़ा गलत इलेक्शन था। जेयूआई कम से कम एडमिट कर रही है। अब जेयूआई को, और ये हमारा कहते हैं जी हमारा जेयूआई से लव अफेयर चल रहा है। भाई हमारा लव अफेयर नहीं चल रहा। एक कॉमन बात है, जेयूआई को अगर समझ आ गई है कि इलेक्शन 2 नंबर था और खान के हक में था, फजलुर रहमान साहब ने तो बड़ी दिलेरी दिखाई है, कम से कम उन्होंने ये बात मान ली है कि इस इलेक्शन खान स्वीप कर रहा था। और ये जिस किस्म की आज की उनकी असेंबली में तकरीर हुई है, आई वाज सिटिंग इन द असेंबली, उन्होंने एक ही बात की कि जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर ये शर्मनाक तो आपको परेशानी तो नहीं है ना कि शहबाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि जनाब ये इलेक्शन रिग्ड था, उन्हीं से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मुलाकात में खाने पीने की बातें तो नहीं हो रही होंगी। सलमान साहब जेयूआई वाले हैं, जेयूआईएफ वाले ये भी कह रहे हैं कि मौलाना साहब को जो ये नाम से पुकारते थे माफी मांगे पीटीआई वाले पहले। उन्होंने उनकी मुलाकात करना मानी क्या रखता है, उन्होंने तो करनी है, जाहिर बात है। वो एक कानून बनाना चाहते हैं, उनको भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस वक्त बड़ी वैल्यू बन गई है। 8 मेंबर है उनके पास। अब इन्होंने भी जो उनको धक्के मारे हैं पहले पीपल्स पार्टी वालों ने, 4 सेनेट में, वो पहले ही खिलाफ थे। जिस तरह इन्होंने खजल किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उनको कहते थे जी हमें आपको पाकिस्तान का सदर बनाना है, और वो ओहदा लेके खुद बैठे हुए हैं और साथ कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा। मैंने तो सुना सर सदर की ऑफर हुई भी उनको, लेकिन वो सदर की जाती है तो उनको मनाना तो है ही है। नहीं सदर की ऑफर तो कल कामरान साहब भी मेरे शो के अंदर तो कह रहे थे जनाब आप हल्के में ना लें, हम ये सदर की ये ऑफर के लिए मौलाना साहब नहीं बैठे हुए हैं। तो सर ये तो इससे सर पीटीआई ऑफर कर देना, मौलाना साहब को पीटीआई ऑफर कर दे, और वो मौलाना साहब की पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि माफी भी मांगे, जो ये गलत नामों से मौलाना साहब को बुलाते थे। किसने माफी मांगी है? एक चीज पाकिस्तान तरीके से सीखी होगी इस सारे मामले में, मैं इसको थोड़ा सा और ट्रैक पे लेके जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान तरीके से इस सारे मामले के अंदर एक चीज सीखी होगी कि आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद में इतने आगे ना बढ़े कि जब आपको दोबारा उनकी जरूरत पड़े तो आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए हो। मतलब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मैं आपको जेयूआई के रहनुमा बात कर रहे हैं। मैं सर आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, मौलाना साहब की जरूरत हमें जाती तौर पे नहीं है, इस मुल्क के निजाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मौलाना साहब इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। जहां वो तो ये कह रहे हैं कि आपको मौलाना साहब की 8 सीटें दे भी, अगर वो इनके साथ भी चले जाएं, इनके पास 2/3 के नंबर नहीं है। ये अभी भी ट्रिब्यूनल्स के, इन्होंने बिलाल एजाज को फारग किया, इन्होंने फराज नून को फारग किया, 6 महीने के बाद
कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिकाउंटिंग करा के 15 हजार वोटों पे डबल स्टैंपें लगा के हमारे जीते हुए एमएनएस को, जिन्होंने हलफ ले लिया था, जिन्होंने सदर को वोट डाला, जिन्होंने इस्लामाबाद की सेनेट की सीट पे वोट डाला, जिन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में वोट डाला, 6 महीने बाद उनको उड़ा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन उस दिन खत्म हो गई थी जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए थे। अप्रैल के महीने में ट्रिब्यूनल बने, जून के महीने में उनको उठा के फारग कर रहे हैं। ये जुल्फी साहब तो कर रहे हैं मजाक। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि एक ही टेन्योर में एक एमएनए ने 3 दफा हलफ लिया, 3 दफा डिनोटिफाई हो गया 6 महीने के अंदर। इस तरह की जोक कभी आपने सुनी है किसी जगह पे? गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। तबाह कर दिया उन्होंने पूरा मुल्क। ये कच्चे के डाकुओं के बारे में इनका क्या ख्याल है? सारी पुलिस को लगाया हुआ पीटीआई को कुटने के लिए। पुलिस वाले निहत्ते जवान बच्चे, किसी के बच्चे थे ना वो भी, जिनको कच्चे के डाकुओं को काउंटर करने के लिए भेजा था। ये आईजी पंजाब साहब क्या कर रहे थे? 10 बंदे भेज के 100 बंदों से अपने 10 मरवा दिए। वहां जब पता था कि आगे डाकू ज्यादा हैं तो नफरी पूरी क्यों नहीं भेजी? वो सारी पुलिस को जो डिप्लॉय किया हुआ था पीटीआई वालों को कुटने मारने पे, उनको वहां इस्तेमाल कर लेते, उन गरीबों की जानें बच जाती। चले वैसे सर ये एक हेल्दी डिबेट हुई है, एक अच्छी डिबेट हुई है। थैंक यू सो मच। क्योंकि इसलिए नहीं जा रहे थे, इधर 9 मई के पक्के के डाकुओं को पकड़ने चले हुए थे तो पुलिस वाले उधर मसरूफ थे। अच्छा सर, चले, थैंक यू सो मच बदर साहब। अच्छा मैं इस प्रोग्राम के बाद ना आप दोनों की दोस्ती का मोहतरफ हो गया हूं। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। चले, इट वाज अ नेशनल ट्रेजेडी व्हिच शुड नॉट हैव हैपेंड। जी चले सर, थैंक यू सो मच। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद अली सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।